हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा है कि एसपीसी इज गोइंग टू लॉन्च द बैच रफ्तार फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर देयर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन मई 23। जी हां, जिनका अटेम्प्ट नवंबर 23 है, उन सभी के लिए हमने लॉन्च किया द बैच रफ्तार। और वाकई में यह बैच आपको दिलाएगी रफ्तार। दोस्तों, आप सभी लोगों को अब जरूरत है ऐसे बैच की जो आपका कम से कम समय में पूरा क्या पूरा सिलेबस रिवाइज करा के दे। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वन डे बिफोर एग्जामिनेशन लेक्चर नहीं है, ये मैराथन लेक्चर नहीं, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। आप सभी को यह बता दे रहे कि हमने कुछ दिनों पहले यानी कि प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए हमने एक बैच को लॉन्च किया था जिसका नाम है त्रिशूल। आप सभी ये भी जानते हो कि मई 23 में और नवंबर 23 में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इसलिए इन सारे लेक्चर्स को हम वापस से पूरी तरह से आपकी सेवा में अपलोड कर रहे हैं। जो भी अमेंडमेंट्स जिन सब्जेक्ट में पाए जा रहे हैं उनको भी साथ में अपलोड कर दिया है। पर आप सभी को बता दे रहे हैं, मेजॉरिटी 99% कोई भी सब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जिन टैक्स और लॉ सब्जेक्ट में अमेंडमेंट है उसको अमेंडमेंट के साथ में अपलोड किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि इन लेक्चर्स को यानी कि द बैच रफ्तार को आपको सभी को देखना है और इसी अटेम्प्ट में यानी कि नवंबर 23 में एग्जामिनेशन को पास करना है। आप सभी जानते हैं, अगर आप इफ यू डोंट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट May 24 में you'll have to appear for the examination as per new scheme of ICAI। आज सभी लोग समझे, ये रफ्तार बैच जो आपके सामने आ रही है बहुत ही शिद्दत से बनाई हुई बैच है। ट्रस्ट मी, देयर इज नो चेंज, एब्सोल्युटली सेम फॉर योर अटेम्प्ट। इन लेक्चर्स को देखें, अच्छे से देखें, हर एक चैप्टर को, जहां तक मेरे सब्जेक्ट का बता रहा हूं, ES, SM, FM, इको, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर कोई इंसान किसी और क्लासेस से पढ़ा हुआ है या सेल्फ स्टडी भी किए ना, हर किसी को डिटेल में समझ में आएगा। चाहे अंकिता ने लॉ पढ़ाया हो, चाहे आनंद सर ने अकाउंट्स या हर्षद ने ऑडिट पढ़ाया हो, चाहे पूजा मैम ने टैक्स पढ़ाया हो, हर किसी चीज को डिटेल में विस्तार में पढ़ाया हुआ है। पूरा विश्वास रख के इन बैच को देखिए और इसी अटेम्प्ट में आपके पास होने का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करिएगा। आप लोगों को फिर से कह रहे हैं, इन लेक्चर्स को ही आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर्स आप देखते रहेंगे, वरना कभी कभी बीच बीच में आपको लगेगा इन्होंने त्रिशूल बोला है, ये हमारे लिए रिलेवेंट है कि नहीं। बच्चों, मैं कह रहा हूं त्रिशूल बैच में और रफ्तार बैच में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। बिकॉज अमेंडमेंट से मई 23 में और नवंबर 23 में है नहीं। और हमने त्रिशूल बैच को ना कि सिर्फ इस अटेम्प्ट में आपके सामने रखा है, प्रीवियस अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने देखा है उन बच्चों को इतना ज्यादा अच्छा स्कोर हुआ है, तो वी आर वेरी श्योर ये आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, इसके रिजल्ट्स हमें पता है। इसको देखो और बस मैं कह रहा हूं ना, आपका सब्जेक्ट यू विल बी प्रिपेयर्ड 100% फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज सभी ने इन लेक्चर्स को देखना है। आप सभी को मेरी ओर से और टीम एसपीसी की ओर से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, डू वेल गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। केले चेक कर, नहीं आया बोलना। आ गया? श्योर? चलो तो अच्छी बात है, आ गया तो। मुझे ही नहीं दिख रहा सिर्फ आगे। चलो ठीक है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस। Guys, today is the first lecture of batch Trishula. चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी लिंक जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ओके, आ गए, लिंक आ गए इसमें। चलो अब चालू करेंगे, माहौल बनाएंगे। चलो सब जगह पे शेयर करो, अपने अपने ग्रुप्स पे शेयर करो, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। ये लेक्चर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे जिन्होंने हमसे क्लास की नहीं की, डोंट वरी एट ऑल। हम लोग को सबको पास करना है इस सब्जेक्ट में, एक कॉन्फिडेंस दिलाना है, बहुत आगे जाना है। मेक श्योर कि यू आर शेयरिंग दिस वीडियो विथ एवरीवन जिसके बारे में आप फिक्र करते हो, जैसे मैं आपके लिए फिक्र कर रहा हूँ, आप भी लोग ही करें। मित्रों, ये जो लेक्चर होंगे जिसका नाम है हमारा त्रिशूला बैच, इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको समझाता। हम लोग यहाँ पे
ये वैसे तो जो रिवीजन लेते हैं ना उससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड चलेगा। वैसे नहीं होगा कि जैसे कि आप वन डे बिफोर, ये थोड़ा सा विस्तार में लेंगे आपको समझ में आने तक, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसके बाद में जब आप पढ़ाई करोगे खुद से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर इसे ख़त्म करेंगे। बहुत लोड मैं आपके ऊपर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एकदम से मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। तो मैं चाहता हूँ मैं पढ़ाऊँ, फिर आप खुद नेक्स्ट डे पे पढ़ ले, और फिर जब अगला चैप्टर होगा तो फिर वापस मैं पढ़ाऊँगा, फिर आप उसके अगले दिन और पढ़ लेना। तो मैं पहले आज पढ़ाऊँगा, आप कल उसको पढ़ लेना डिटेल में। ओके फाइन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसके जो नोट्स होंगे, जिसकी PDF कॉपी मैं आपको शेयर करवा दूंगा कल, नॉट एन इश्यू एट ऑल। इसके जो शेड्यूल है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर। वापस से कह रहे हैं, ये बैच जो है आप कोई भी हो, विद रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैकल्टी, आप जिन भी फैकल्टी से पढ़े, आपको कोई परवाह नहीं, आपको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है कि मैं अपना फ़ायदा कैसे करवा के लूँ। आप सभी जानते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 जो इस बार की, वो भी हमारी छात्र रही है, जिन्होंने इस बार के एग्जामिनेशन में 82 का स्कोर किया है। पर यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 40 भी स्कोर नहीं कर पाए AISM में। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है। अगर कोई 82 स्कोर कर रहा है, अगर आप 40 भी नहीं आ रहे, आपको 50 आ रहे हैं, यानी कि उनको 10 में से 8 का स्कोर हुआ है, आपको 10 में से 4 का स्कोर हुआ है, 5 का स्कोर हुआ है। कभी कभी लगता है कि मुझे आ रहा सब है, पर पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। ऐसा भी होता है, यू नो एवरीथिंग बट स्टिल नॉट वेल स्कोर। इसका मतलब कि देयर आर टू थिंग्स, आपको आ रहा है, ये सिर्फ आपको भी लग सकता है, पॉसिबल ऐसे भी हो सकता है आपको ही लग रहा है कि मुझे आ रहा है, पर हो सकता है आपको ना आ रहा हो, आपको खुद को ही फील होता है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है AISM सब्जेक्ट में अगर आपको कम स्कोर आता है ना, इसकी कुछ वजह है। मैं वजह से, नंबर 1, आपको कंसेप्ट समझा नहीं, आपने रट्टा मारा है। यानी अगर आपको IoT के बारे में बोला है, या फिर आपको मान लीजिए उन्होंने ग्रीन IT बोला है, या क्लाउड कंप्यूटिंग बोला है, मोबाइल कंप्यूटिंग, कोई भी रेस्पेक्टिव यानी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। मोबाइल कंप्यूटिंग बोला है या फिर आपको ग्रिड बोला है, कंसेप्ट को जानना जरूरी है। एक बार अगर ग्रिड समझ जाए तो ग्रिड के फायदे, उसके हेडिंग्स को याद हम लोग उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद में उसके पॉइंट्स को याद करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसे टाइप के व्यक्ति हो कि जिसको आपको याद करना पसंद ही नहीं, आप AISM में पास नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है मैं कंसेप्ट के दम पे डंका बजा के आऊंगा, कभी नहीं होगा। ICI के जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन MCQs 100 मार्क्स के लिए नहीं, वो सिर्फ 30 मार्क्स के लिए। बाकी पेपर तो आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, जहां पे आपको याद करना जरूरी। जैसे वो बोलेंगे व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड, आपको वो एडवांटेज याद करना है बॉस। वो बोलेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, हाई SP हाई, आपको ऐसे टाइप की मेमोरी टेक्निक जो है वो याद करके सारे पॉइंट्स को याद करना। बिकॉज लगभग 700 पॉइंट्स के आसपास AISM में दिए हुए, इतने सारे पॉइंट्स को याद करना बहुत मुश्किल है। अब बोलेंगे सर मैंने अगर अपने तरीके से हेडिंग दिए तो क्या मैं पास होऊंगा? जी नहीं, आप अपने इन हाउस डेवलप जो हेडिंग है उससे कभी भी ICI आपको पास नहीं कर पाएगी। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपका ध्यान कंसेप्ट पे, दूसरी बात हेडिंग्स पर, और तीसरी बात है पेपर राइटिंग पर। आपको तीनों जब आने लग जाते हैं तो आपका स्कोर 80+ हो जाता है। आपको लिखते भी अच्छे से आना चाहिए। लिखने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए जो वर्नाक्युलर से पढ़े हैं, जिनका इंग्लिश पे बहुत कमांड नहीं है, जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी वाहियात है, उन लोग को 1 नंबर और 2 नंबर आता है, तीसरे नंबर में अटक जाते हैं। यानी कंसेप्ट आते हैं, पॉइंट्स भी याद हुए, हेडिंग्स एग्जामिनेशन में लिख कर भी आए, पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है, आपका इंग्लिश बहुत ढंग का नहीं। और तीसरी बात, ICI की जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपको एग्जामिनेशन में लिख के नहीं आ रहे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप समझे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, कंसेप्ट को समझे। नंबर दूसरी बात, हेडिंग्स पूरा याद होना चाहिए। और तीसरी पॉइंट जो है, आप जब एग्जामिनेशन तो आप पेपर शुड बी प्रेजेंटेबल। आपका इंग्लिश, आपका लिखना, बुलेट वाइज लिख रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, पैराग्राफ में मतलब पढ़ने वालों को लगेगा क्या लिखा है। उसमें आप डायग्राम्स डाल रहे हो, एग्जाम्पल्स डाल रहे हो, and then it becomes a complete paper. Then you can think of an exemption in the examination. और वैसे भी आजकल एग्जामिनेशन लाना AIS में आसान इसीलिए भी है, AIS में एग्जामिनेशन लाना इसीलिए भी आसान है बिकॉज MCQ आपको जो मिल रहे हैं वो MCQ 30 मार्क के मिल रहे हैं। और इस बार के MCQ बहुत अच्छे भी आए थे। तो अगर वो MCQ 30 में से 20-25 भी स्कोर करते हो आप, तो आपके 70 में से 35 तो आना ही है। यानी 60 मार्क अगर आप कोई ऐसे में नहीं आ रहे ना, मतलब मैं बोल नहीं सकता पर आप वो हो। क्योंकि आप समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने सीधे MCQs आपको दिए हुए हैं,
तो इसका मतलब आपने पेपर लिख के एग्जामिनेशन से पहले अपने आप को समझना चाहिए। अब समझिए इस बात को, ये कोई हम अपने करियर के साथ में खेल रहे, एक सब्जेक्ट में फेल अगर हो जाते हैं तो एक सब्जेक्ट का 40 स्कोर आता है, पूरा एग्रीगेट हिल जाता है। बल्कि EISM आपका वीकनेस नहीं, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट जब मुझे अगर कोई पूछता है ना कि EISM के बारे में, तो मेरी जो भावना है, मुझे लगता है कि समटाइम्स इट इज बेटर देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ भी अंड शंड क्वेश्चन बना के आपकी इज्जत को बेइज्जत कर सकते हैं। EISM में जो भी होगा इन किताबों के बाहर नहीं, 4 दीवारों के 4 जो किताबें दी है ना, उसके बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। तो फिर वहां पे आने का नहीं आने का सवाल क्यों है? इसलिए जो लोग प्रैक्टिकल को बहुत इज्जत देते हैं और थियोरेटिकल सब्जेक्ट को इज्जत कम देते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम हमेशा होती है। अब थ्योरी आप उसको हल्के में लेते हो, आखिरी के 1 महीने में 1-2 बार पढ़ लिया, जब तक आपकी 8 रिविजन्स नहीं होंगे, आप समझ जाना यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। 8 रिविजन्स आपके होना चाहिए, मतलब 90 में तो आप ऐसे होना चाहिए कि आपको कुछ बोला गया, यू आर स्टार्टिंग इट। तो AR1 से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था सर इस बार तो EIS मैंने 9 टाइम्स पढ़ा था। AR12 जो धीरांश, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक मेरा खास इंटरव्यू उनके साथ मैंने अरेंज किया, जहाँ पे EIS SM में कैसे पढ़ना चाहिए और FME, बिकॉज उनका स्कोर दोनों चीज़ें उन्होंने मुझसे पढ़ी है। EIS में 83 स्कोर किया और FME को मैं 82 स्कोर किया। उनका इंटरव्यू कल मैं 12 बजे लेने जा रहा हूँ। तो आप समझिए लोग कर क्या रहे हैं, मतलब कैसे किसी को 80+ आ जा रहा है और हमें साला 40 भी नहीं आ रहा है। मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है। और जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने आप को बहुत भारी, बहुत होशियार समझने की जो आदत है ना, उसको थोड़ा सा बाजू में रखिए। ये EISM है, ये हमारा पारंपरिक सब्जेक्ट नहीं जो अकाउंट्स है, ये लॉ नहीं है जो आपको फाउंडेशन में भी था और इंटर में भी आ गया, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट कभी था ही नहीं आपके जीवन में। तो थोड़ा सा हम जो कह रहे हैं, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, उसको समझिए। आपका जो भी होगा, जो मैं कहूँगा वैसे पेपर लिखेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको इस पूरे दौरान कि आपको पेपर कैसे लिखना, एक स्टैंडर्ड पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, पेपर लिखते कैसे है। तो ये कुल मिला के अच्छे से हम लोग करवा के लेंगे, ध्यान देना अच्छे से पूरी तरह से। ओके, चलो ठीक है। अभी ये लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे। हाँ जी, रोज यूट्यूब पे आएंगे। आप मेरे साथ बने रहना। कैसा होता ना, मैं लेक्चर डाल दूंगा, फिर बाद में अभी कभी तो आपका मन लगेगा कब पढ़ेंगे, वैसा मत करो। आप डेली अपने आप को डालो कि रोज 7:45-8 बजे आने वाले हैं, रोज 1-2 चैप्टर कराने वाले, आपके दिमाग में डाल दो ये, ठीक है ना। तो आज जैसे मैं EIS ले रहा हूँ, कल मैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की थ्योरी ने इस बार तो FME को में बचाया लोगों को। क्योंकि इकोनॉमिक्स का थ्योरी इतना ऑसम आया था, मतलब लोगों ने ऐसा लिख कराया, तो काफी स्कोर किया लोगों ने इकोनॉमिक्स में। FM का भरोसा नहीं है। देखो इस बार तो खैर, देखो ICI को 4 में से एक पेपर डिफिकल्ट बनाना है, इस बार FM को डिफिकल्ट बनाया, अगली बार एडवांस अकाउंट को बना देंगे, हो सकता है EIS को बना दे। उनको 4 में से एक को तो बनाना ही है। फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने टैक्स को बना दिया था इस बार। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ। बट हम लोग चाहते हैं कि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, EIS, SM, इकोनॉमिक्स, ये तो मतलब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। पूरी प्रैक्टिस हम लोग FM की भी पूरी करेंगे, वो विषय नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह पे तो आपका कमांड होना जरूरी है। ओके, अरे यार इनका प्रॉब्लम ये है, कब तक चलेंगे लेक्चर्स? अरे चलेंगे भैया, मुझे क्या पता कब तक चलेंगे। रोज 1-2 चैप्टर्स होंगे, आप लगा लो कितने चैप्टर्स है, तो वो हिसाब से होते रहेंगे चैप्टर्स। और कुछ चैप्टर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड दूंगा, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि मैंने आपको बता दिया आज बेटा मैं ये चैप्टर 1 ले रहा हूँ, चैप्टर 2 आज रात को ही अपलोड कर दूंगा, तो देख के वो आ जाना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्स 15-20 दिनों के अंदर हमारा पूरा EISM FME को हो जाएगा। रोज आपको 1-1.25 घंटा पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। कुछ लेक्चर्स मेरे लाइव ऐसे मैं आपके साथ में लूंगा और कुछ प्री रिकॉर्डेड होंगे, तो मैं आपका शेड्यूल बना के दूंगा। आप EISM FME को अपना बुद्धि मत लगाए, हम आपको प्लान करके दे रहे हैं, उसको फॉलो करो बस। हम जितना, अगर आज मैंने आपको कुछ किया तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, बच्चों आज रात से मुझे आपसे एक्सपेक्टेड ये है, आप उतना कर लेना। तो कल के लेक्चर से पहले आप उतना खत्म कर लियो। आपको घर पे जो अपना जो दिमाग लगाना आप लगाइए बाकी सब्जेक्ट से, ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? सब करवा देंगे। राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है? डन? ओके। हाँ, भरोसा रखना। आपको जहां से आप पढ़ रहे हो तो भरोसा तो रखना पड़ेगा ना बॉस। अगर आपने भरोसा नहीं दिखाया ना, जैसे भगवान जी के ऊपर भरोसा नहीं दिया तो भगवान जी भी आपको हेल्प नहीं करते। तो आपने जहाँ से क्लास कर रहे हो, अभी आपको पता है यहाँ से बंदा अपने को सही बोल रहा है। अब देखो थोड़ा सा AR1 ने पढ़ा तो मतलब इज्जत होंगी हमारी भी कुछ, तो अब समझो ये बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है।
तो आप थोड़ा सा फॉलो करिएगा। जो अटेम्प्ट में हुआ है ना आपके, अब उसको भूला दीजिएगा, अब नया, इट शुड बी अ फ्रेश स्टार्ट। और अब वो आप इंटरमीडिएट में फेल हो गए थे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब उस सबसे बाहर आइए। अब एक नई दुनिया है। आज की 15-16 तारीख है, राइट? 3.5 महीने का वक्त बहुत होता है, आराम से दोनों ग्रुप पास हो सकते हैं, आराम से। 105 दिन किसको बोलते हैं भाई? रोज 15 घंटे के पढ़े हो गए तो कितने घंटे हो गए हमारे पास? 1500 से ज़्यादा घंटे आपके पास है। 15 घंटे तो पढ़ेंगे ही आप आराम से। आगे चलो, बहुत बढ़िया बात है। और जो भी लेक्चर है, सर जी दीक्षा गोयल ने आपसे कोचिंग ली थी क्या? हाँ भाई, मुझसे कोचिंग ली थी। अब क्या बताऊं तुझे? अरे इंस्टाग्राम देख ले, वो टेलीग्राम देख ले, यूट्यूब देख ले, इंटरव्यू है। और कुछ बोलना चाहते हैं? त्रिशूला बैच में अकाउंट्स की टाइमिंग भी लगभग आसपास ही होगी, वो आप देख लेना ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से। ओके, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना, पहली बार जीवन में कभी नहीं पढ़ा है, तो आप गलत काम कर रहे हो। आप डायरेक्टली त्रिशूला पे आए हो तो आपको बहुत फायदा नहीं होगा। मैं ज़बरदस्ती में आपको झूठे फॉल्स कमिटमेंट कर दूंगा, बेटा इतना पढ़ ले तो आगे जाए, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वो लोग, आप लोग भी यही लोग हैं जो पहले कुछ किया है ना आपने, कि एकदम रॉ है, तो पहली बार पढ़ा है ना आप, तो पहली बार पढ़े हैं आप, तो आपको ये फायदा होगा। यहाँ से एकदम से आप बोलेंगे एकदम मैंने कुछ कभी सुना ही नहीं है और यहाँ पे पढ़ के वो बच्चा बोल रहा है इतना पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, नहीं होंगे। अगर आपने पहले कोई फुल कोर्स नहीं किया है तो अभी पहले एडवाइस होता है पहले फुल कोर्स करेंगे आप, फिर उसके बाद में, क्योंकि ऐसे तो यार फुल कोर्स जो मैं पढ़ाता हूँ बहुत घंटे पढ़ते हैं उसमें, हम लोग लगभग 250 घंटे पढ़ते हैं। वो हुआ है आपका और उसके बाद में चल रहा है, या जो भी आपने पहले पूरा डिटेल में विस्तार में पढ़ा हुआ है, उसके बाद में आपको अब ग्रास्प करने के लिए बहुत फटाफट मजा आएगा और इसके बाद में रीडिंग करने में आपको बहुत मजा आएगा। क्या त्रिशूला बैच में सारे के सारे लेक्चर्स एसपीसी लेकर आ रहे हैं? हाँ जी, हर कोई सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे दिया है। उसमें इंटरलॉ का सिर्फ टाइम टेबल शेड्यूल डिसाइड नहीं है, वो बस 1-2 दिन में हो जाएगा। टेलीग्राम के संपर्क में रहिएगा। चलो ठीक है, अभी सारे ज्ञान की बातें खत्म है, अब चालू करते हैं एसएम के साथ में। आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपके पास में चैप्टर नंबर 4 है, एक वार्म अप चैप्टर लेते हैं, जल्दी से खत्म भी होता है, आपको समझ में आता है क्या होने वाला है। देखो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है। दुनिया में 3 स्टडी होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। आप जानते हैं 3 टाइप के स्ट्रैटेजी बनती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के लोग रहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे, 3 टाइप के होते हैं। तो कॉर्पोरेट यानी कि बहुत बड़ा लोग, जैसे कि आप समझते हो एमडीज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस लेवल की बात चल रही है। तो बड़े बड़े लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी चलती है? मर्जर्स, एक्विजिशंस, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आप जानते हो एसएम 50 मार्क के लिए पूछा जाता है, 8 चैप्टर्स में दिए हैं, हर चैप्टर का लगभग इक्वल वेटेज होता है। हम चैप्टर 4 करेंगे, इसका वेटेज एग्जामिनेशन में 7 से 8 मार्क के लिए होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 4 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, इसको बोलेंगे आप, जैसा मैं बोलूंगा वैसे। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट। चलो, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। हेडिंग्स है पर कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। हेडिंग याद करके क्या कर लोगे आप? हेडिंग सिर्फ 4, इस चैप्टर के 4 बच्चे, इस चैप्टर में चारों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर 4 हेडिंग समझ गए तो आपका चैप्टर हो गया। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ओके फाइन। अब देखते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जब कॉर्पोरेट लेवल पर होती है ना, वो 2 टाइप की स्ट्रैटेजी करती है, एक तो स्टेबिलिटी, एक तो एक्सपेंशन। स्टेबिलिटी का मतलब है मैं जो कर रहा हूं मुझे वही करना है, तो मुझे कुछ और नया नहीं करना है, मुझे नए ब्रांचेस नहीं लाना है, मुझे नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना है, मैं जो कर रहा हूं मुझे स्टेटस को चाहिए। स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जो अब मैं पूछूंगा आपको बताना, आप बताओ, मैं नए ब्रांचेस लाऊंगा, एक्सपेंशन। मैं अडानी बन जाऊंगा, मैं रिलायंस हूं। सर रिलायंस को एक्सपेंशन क्यों कहते हैं? टाटा को एक्सपेंशन क्यों कहते हैं? अडानी को एक्सपेंशन? बिकॉज बच्चों कितनी सारी चीजें कर रहे हो, हर साल नए कंपनी को एक्वायर करते हैं, नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। अडानी तो आहोले से कर रहा है, हर चीज में अडानी है। रिलायंस आप देखते हो, रतन टाटा की बात करें, टाटा की इतने सारे प्रोडक्ट है कि रतन टाटा खुद भूल जाता है मेरे कौन सी कंपनी से। रतन टाटा के कुछ प्रोडक्ट के नाम लेंगे, टाटा स्टारबक्स की बात कर लेंगे, टाटा स्टील की बात करेंगे, टीसीएस की बात करेंगे, टाइटन है, टाटा स्टार बाजार है, आपने क्रोमा भी सुना होगा,
टाटा मोटर्स की बात सुनेंगे, जैगवार सुना होगा आपने। रतन टाटा के पास में क्या नहीं है? टीसीएस आपने जाना है, टाटा नमक है, टाटा चाय पत्ती है, और न जाने टाटा तनिष्क आपने कभी सुना होगा। इतनी सारी, टाटा पावर है, न जाने कितनी चीजें हैं, कितनी। ताज होटल्स के बारे में सुना होगा। तो रतन टाटा के पास में ये एक्सपेंशन मोड पे है। स्टेबिलिटी, हमारे पुणे में एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है वैशाली है, वो हौला है, उसका प्रोडक्ट बहुत चलता है, पर उसकी एक ही ब्रांच है और उतनी प्रोडक्ट है, वो साउथ इंडियन ही बेचता है और वो पूना में है। उसको हमने कई बार कहा कि भाई 2-4 ब्रांचेस एटलीस्ट पूना में खोल दे, नहीं खोलना उसको। ये लोग स्टेबिलिटी कहलाए जाते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे एग्जांपल लेंगे, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एक्सपेंशन ही नहीं है। वो बोल रहे हैं हमने जो ऑलरेडी एक्सपेंड किया ना, वही हमसे झेबरा नहीं, अब क्या और एक्सपेंड करेंगे? एक्सपेंड करने के लिए आपको उतना करेज चाहिए, पैसा चाहिए, आपको खुजली चाहिए, तो एक्सपेंशन होगा, राइट? तो स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का दोनों का डिफरेंस बताओ, कहां पे पैसा आपको ज्यादा लगेगा? एक्सपेंशन। अब जैसे मुकेश जी की बात करेंगे, मुकेश जी के पास मेनली रिलायंस पेट्रोलियम का बिजनेस है। उसने क्या किया? रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साथ में किसको लॉन्च किया? जियो को लॉन्च किया। अब जियो को लाने के लिए 1.5 लाख करोड़ लगे, तो बताओ कहां पे पैसा ज्यादा लगता है? कहां पे यू आर रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस? एक्सपेंशन। कहां पे आपको नए ब्रांचेस लाते हैं? एक्सपेंशन। कहां पे नए प्रोडक्ट्स लाते हो? कहां पे आप एक्विजिशंस करते हो? कौन सा रिस्की भी ज्यादा लगता है? एक्सपेंशन। अरे जिसका जो बिजनेस वही चल रहा है, स्टेटस को है, तो उसमें किस बात की रिस्क? कहां पे आपको नया इन्वेस्टमेंट लगता है? एक्सपेंशन में। स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में बताओ बच्चों का आपका बिजनेस बहुत डायनामिक है, बहुत वर्साटाइल है, आप कर लो दुनिया मुट्ठी में, कुछ भी कर जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? एक्सपेंशन है। स्टेबिलिटी बहुत कम लोगों को पसंद आती है। आप भी जब जीवन में सीए बन जाओगे, इवन यू वुड लाइक टू गो फॉर एक्सपेंशन बिकॉज दिल मांगे मोर। तो दोस्तों स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में, स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में, स्टेबिलिटी पार्ट इज ओवर, एक्सपेंशन के उन्होंने कई बच्चे दिए हुए हैं। तो एक्सपेंशन के 4 बच्चे हैं। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, मर्जर, अलायंस। आपको ऐसे बोलना, जैसे एक बार मैं ट्राई करता हूं फिर आप बोलना। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, मर्जर, अलायंस। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, मर्जर, अलायंस। ओके, इधर से चालू है ना? ओके, मैं, अच्छा वो चालू है, फाइन। ये चार्ट खोल देता हूं मैं, चैप्टर 4 का चार्ट खोल रहा हूं मैं। ब्लैक स्क्रीन आ गया सर। ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर में आपको दिख रहा होगा, इस चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। यहां पे हमने स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन का डिफरेंस देखा, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन के 4 बच्चे। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, मर्जर, अलायंस। अब देखो, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, मर्जर, अलायंस, ये 4 किसके बच्चे हैं? एक्सपेंशन के बच्चे। चैप्टर में 4 ही था, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। तो सबसे अच्छी बात, स्टेबिलिटी ने किसी भी बच्चों को जन्म नहीं दिया, स्टेबिलिटी के कोई भी बच्चा नहीं, पर एक्सपेंशन के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे हैं। 50% से ज्यादा चैप्टर तो एक्सपेंशन की बात करता है, बिकॉज दिल मांगे मोर होता है। आजकल जोमैटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, ये इज नथिंग बट व्हाट? एक्सपेंशन। अडानी हर रोज नए नए एयरपोर्ट इंडिया में बना रहा है, ये भी अपने आप में है एक्सपेंशन। तो दोस्तों एक्सपेंशन का दौर है। आजकल सुनने में यह भी आया कि बजाज कंपनी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करने वाला है, हीरो होंडा भी ईवी लॉन्च कर रहा है, ओला ने अपने कार के साथ साथ में ओला बाइक्स को भी बनाया है। सो दोस्तों आप सभी जानते हैं आजकल एक्सपेंशन का दौर है, और इसीलिए एक्सपेंशन को आगे ले जाने के लिए एक्सपेंशन को आगे ले जाने के लिए 4 बच्चों को जन्म दिया है। फिर आप सवाल पूछेंगे सर इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आके काम करते हैं, एक एक को समझते हैं। पहले इंटेंसिफिकेशन का मतलब है उसके अंदर 3 बच्चे होंगे, एक बच्चा है मार्केट पेनिट्रेशन, एक बच्चा है मार्केट डेवलपमेंट, और एक बच्चा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन है कि सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट थोड़ा चेंज करके यू आर एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर। जैसे लेस का, अभी लेस था ना भाई यहाँ पे, तो कहाँ गया लेस का पैकेट? अरे यार, हाँ ला इधर, हाँ बालाजी चल जाएगा। दोस्तों ये बालाजी है, कौन सा फ्लेवर है ये? क्रीम एंड अनियन। ये है बच्चों, ये है मार्केट पेनिट्रेशन कैसे करते हैं। अभी क्रीम अनियन नाम का प्रोडक्ट है, पर कुछ लोगों को क्रीम पसंद नहीं, अब हम लोग बोलेंगे हॉट चिली। एक नया आएगा जहां पे सेम प्रोडक्ट वही पोटैटोज होंगे, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, यानी कि इंडिया में ही बेचेंगे, पर थोड़ा सा चेंज करके, हो सकता है टोमेटो फ्लेवर कर दे, हो सकता है सॉल्टेड कर दे, हो सकता है हॉट चिली कर दे। यानी कि दोस्तों सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है,
थोड़ा चेंज करके यू आर एबल टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ कस्टमर्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इसको कहते हैं हम लोग मार्केट पेनिट्रेशन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा इसके लिए। देखो मार्केट पेनिट्रेशन में आप नया प्रोडक्ट, देखो ना नया प्रोडक्ट लाते हो ना नया मार्केट करते हो, आप सेम ही प्रोडक्ट। देखो वो भी, अरे यार हॉट चिली बना दी तो क्या है, वही पोटैटो है, वही सब कुछ है, बेच रहा है इंडिया में, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर चेंज करके आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो जिसको ये पसंद नहीं। दूसरा एग्जांपल दूंगा, आजकल आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करके, वो थोड़ा प्रोडक्ट नया नहीं, मशीन वही, सब कुछ वही, थोड़ा सा इंटीरियर चेंज कर देते हैं, एंड बाय डूइंग दैट दे आर एबल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। तीसरा एग्जांपल है कैडबरी सेलिब्रेशन। कैडबरी सेलिब्रेशन नाम का एक बॉक्स आता है, हालांकि उसमें वही कैडबरी थी जो दुकानों पे चिल्लर मिलती है। अब क्या करते हैं, दिवाली के, राखी के सीजन में क्या करते हैं, वो उन्हीं कैडबरीज को बॉक्स में भरते हैं और उसका नाम लिखते हैं कैडबरी सेलिब्रेशन। और उसके से होता क्या है, जो लोग छुट्टी कैडबरी देते नहीं थे अपने बहनों को, तो वो क्या करेंगे, कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स देंगे। यानी कि सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट, थोड़ा सा चेंज करके यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। पहले पता है क्या, पेप्सी की बॉटल थी 250 ml की, अब लेकर आए फैमिली पैक 2 लीटर की। तो पहले फैमिली पैक में 250 ml की नहीं चलती थी, अब वही सेम पेप्सी है, सेम मार्केट इंडिया का ही है, सिर्फ 250 के बदले 2 लीटर का बॉटल दे दिया। आप उन लोगों पे अट्रैक्ट कर पा रहे हो जो आपके नहीं थे। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल कम ऑन गाइस। अब जैसे सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, मतलब मेरा ASM में पढ़ाता हूँ, सेम प्रोडक्ट है, सेम इंडिया है। अब मैंने उसमें क्या कर दिया, इसी चीज को मैंने अब कलर नोट्स लेकर आ गया, मैंने चार्ट्स दिखाया, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़े चेंजेस करे, नोट्स अच्छी बना दी, चार्ट्स बना दिए, मस्त मस्त चीज, एंड देन आई एम एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। जब सेम प्रोडक्ट होता है, सेम, जब उसमें चेंजेस करके आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आपके कस्टमर बढ़ जाते हैं, तो समझना आप मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हो। अब बात करेंगे मार्केट डेवलपमेंट की। मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं कि प्रोडक्ट सेम ही है पर आपका मार्केट नया हो रहा है। जैसे SPC की शुरुआत कहां से हुई, पुणे से हुई, पर अब कैसे हुआ, अब मैंने यही क्लासेस दिल्ली में स्टार्ट करी, यही क्लासेस चेन्नई में चल रही, यही क्लासेस बैंगलोर में चल रही, जयपुर में चल रही। यानी कि मतलब क्या, सेम प्रोडक्ट में पढ़ा रहा हूं, मैंने तो प्रोडक्ट भी सेम ही रखा, अब उसका जगह चेंज हो गई, उसको बोलते हैं मार्केट डेवलप। जैसे एप्पल फोन कहाँ का है, US का है, बेच रहा कहाँ पे, इंडिया में, तो क्या हुआ, मार्केट डेवलप किया। वैसे वॉलमार्ट की बहुत सारे चेन इंडिया में है, क्या हुआ, प्रोडक्ट सेम ही है, वही वॉलमार्ट है, सिर्फ एरिया चेंज होगा। अरे अपना हल्दीराम नागपुर का है, पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डेवलप कर रहे हैं आप, नया 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 नया। अब देखो डीमार्ट की कितनी ब्रांचेस खुल रही है, हर शहरों में जा रहा है, तो क्या कर रहा है, अपना मार्केट डेवलप कर रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोस्तों क्या होता है ना, यहां पे आपका मार्केट इंडिया ही है, एग्जांपल, आप उसी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट, जैसे MI जो फोन होता है, ये नया नया फोन लेकर आते हैं, एक नया फोन लेकर आया उसी मार्केट के लिए। जैसे एग्जांपल अगर बात करेंगे, मारुति की बात करते हैं, मारुति, सारी मारुति है, एक नई कार लेके ब्रीजा, अभी लेके सियाज, अभी लेके S क्रॉस, मार्केट वही है, उसी मार्केट में एक नया नया कार लेके आया। सर उससे कैसे एक्सपेंशन होता है कि जो लोग मारुति 800 और ऑल्टो को पसंद नहीं कर रहे थे, वो ओमनी को पसंद नहीं कर रहे थे, अब वो सियाज को लेकर आए। चलो महिंद्रा की बात करते हैं, जो लोग स्कॉर्पियो पसंद नहीं कर रहे थे, जो लोग मान लीजिए वो बोलेरो पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने थार लेकर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम मार्केट है, प्रोडक्ट नया कर दिया। फिर एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर मार्केट पेनिट्रेशन में भी नया प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी नया प्रोडक्ट। अरे भाई मार्केट पेनिट्रेशन में इसमें नया नहीं, वो चिप्स ही है, सिर्फ थोड़ी पाउडर चेंज करी है, इसमें अक्खा कुछ चेंज नहीं हुआ। पर आप ये नहीं बोलेंगे बोलेरो को थोड़ा चेंज कर दिया, थार बन गई। जरा दोनों का नक्शा देखा है कभी, बोलेरो अलग कार है, उसका मशीन पूरा अलग है, थार पूरी अलग दुनिया है। यहां पे सिर्फ पाउडर जो है ना, 90% प्रोसेस सेम है, ऊपर वाली पाउडर चेंज कर दी, नया फ्लेवर बन गया। तो जब थोड़ा मार्जिनल चेंज करके आप कुछ नया ला रहे हो, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। जब पूरा अक्खा चेंज हो जा रहा है, अरे भाई HUL लक्स था तो लाइफ बॉय लाया, लाइफ बॉय तो पियर्स लाया, और पियर्स था डव लाया, तो आप बोले नहीं डव और लक्स से क्या, अरे भाई जमीन आसमान का फर्क है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सर ऐसा नया नया लगे करते क्या, जो लोग लक्स से खुश नहीं थे वो डव ले रहे हैं, डव से खुश थे पियर्स। उन्होंने क्या करा, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, अरे बोलो भाई, तो और भाई कस्टमर मेरे से जाना नहीं चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए। लक्स नहीं पड़ती कोई बात नहीं, लाइफ बोले वो नहीं, लिरिल ले, अच्छा वो नहीं चाहिए, हमाम ले, नहीं चाहिए, डव ले, अच्छा वो नहीं, ये ले, पर मेरे पास ही है, कहीं मत जाना, मेरे पास ही है आना, कहीं भी मत जाना, मैं इतने प्रोडक्ट की रेंज दे दूंगा तुझे। मोबाइल मेरी 5,000 से MI चालू होता है, 1 लाख तक MI चलता है। तो प्रोडक्ट डेवलप करके रखे,
आगे बढ़ेंगे तो इंटेंसिफिकेशन हमारा खत्म हुआ है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन में। अब इसको कैसे बोला है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। ऐसे मैं एक्शन कर रहा हूं, जरूरी नहीं आप करें, पर आप करेंगे तो याद रहेगा। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, ये है आपका डाइवर्सिफिकेशन का 4 बच्चा। याद रखें, वर्टिकल में 2 बच्चे होते हैं, एक फॉरवर्ड बच्चा, एक बैकवर्ड बच्चा। अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है कि आप हो अमूल दूध, आपका रॉ मटेरियल आता है दूध, और आप करते हो उसका प्रोसेस बैग बनाते हो। आप पहले किसी फार्मर से दूध लेके दूध को प्रोसेस कर रहे थे, तो आपकी दूध की कॉस्टिंग बहुत हो रही थी। अब आपने क्या करा, खुद के ही काउज और बफेलोज खरीद लिए, तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं वर्टिकल का बैकवर्ड। तो वर्टिकल के 2 बच्चे, एक बैकवर्ड है। अगर आप रॉ मटेरियल की चीजें खुद बना लेते हो ना, तो उसको बैकवर्ड कहते हैं। और वर्टिकल में फॉरवर्ड क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें हैं, अगर वो भी हम खुद करने लगे। पहले मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट की, firstcry.com की बात करते हैं। firstcry.com पहले कुरियर वालों से सर्विस लेके अपने गुड्स को बेचता था, डिलीवर करता था। अब firstcry.com ने अपना ही एक नया कुरियर वाला लाया, क्या नाम उसका? एक्सप्रेस बीज। तो क्या कर लिया, फॉरवर्ड चेन भी हमारी खुद की हो गई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में किसी और के द्वारा कर रहा था। अरे पहले लोगों की भाड़े की ट्रक लेके मैं पहुंचाता था, मेरी खुद की ट्रक खरीद ली मैंने। सिंपल सी बात है। अगर मान लो अमूल दूध की बात करते हैं, अमूल दूध ने क्या बोला, ये लोगों का जो है ना, ये सब किराना शॉप को मैं 1-1, 2-2 रुपए दूध के बैग, एक काम करता हूं, मैं अमूल की स्टोर ही खोल देता हूं। तो इसलिए देखा अमूल के कितने सारे स्टोर खुले हैं, अमूल के खुद के भी स्टोर है। तो वो क्या हुआ, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ, ताकि आपको लोगों को कमीशन देने की जरूरत ना पड़े। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को, बाजू वाले को, अपने पीयर को एक्वायर कर, जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, जैसे सनफार्मा ने रैनबैक्सी को एक्वायर कर लिया, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप अपने वाली जैसे को ही एक्वायर कर लेते हो, जो अपने जैसी होती है। तीसरी बात, कॉन्सेंट्रिक की बात करेंगे। भैया अभी तक मैंने कोई नोट शेयर नहीं करी, नोट्स मैं आपको कल तक दूंगा, टेलीग्राम पे लगे रहना। और अभी कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से, कम समय में आपका ज्यादा आउटपुट आएगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, बट क्या होता है ना, आपका जो है ना, मैं आपको बोल देता हूं, एक आप कुछ नई चीज चालू कर रहे हो, योर न्यू प्रोडक्ट, मैं कॉन्सेंट्रिक के बारे में बता रहा हूं, योर न्यू प्रोडक्ट इज हैविंग सम कनेक्शन विद योर ओल्ड प्रोसेस, मे बी ओल्ड टेक्नोलॉजी, मे बी ओल्ड कस्टमर्स। एग्जाम्पल जरा, शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री पहले शुगर बना रही थी, अब शुगर के साथ साथ में वो मोलासिस भी बना रहे। वो मोलासिस से वो क्या बनाते, पेपर बना लेते और दारू बना लेते। आपको याद है, जो शुगर फैक्ट्री होती है ना, गन्ने डाल के पहले से शुगर निकलती थी, उनको लगा यार मोलासिस से एक काम करते, थोड़ा मशीन और ऐड करते, देसी दारू निकल जाएंगे, थोड़ा मशीन और निकालते, पेपर निकल जाएगा। यानी कि आप कर रहे हो कॉन्सेंट्रिक। एग्जाम्पल लेते दूध का, कोई दूध की फैक्ट्री है, अगर वो पहले सिर्फ दूध बना रहे थे, बोले एक काम करते, दूध तो बनता ही है, थोड़ा चेंज करते दही भी बना देते, थोड़ा चेंज करते छाछ भी बनाते, थोड़ा चेंज करते फ्लेवर दूध भी बनाते, थोड़ा चेंज करते घी भी अपना, आइसक्रीम भी अपना, पनीर भी अपना। अमूल एग्जाम्पल फिर से एक बार कॉन्सेंट्रिक का है। जब कंपनी क्या करती है, एक चीज बनाती है, उसका इसका कॉन्सेंट्रिक का मतलब है यू आर हैविंग अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग सम कनेक्शन विद योर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। यानी बच्चों, दूध को ही थोड़ा चेंज करके आपने दही बना दिया, दूध की प्रोसेस में थोड़ा चेंज करके आपने छाछ बना दी, दूध को ही थोड़ा सा कुछ डाल के अपने फ्लेवर्ड मिल्क बना दिया। इसका मतलब क्या है, आपका हर नया प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ संबंध पुराने वाली प्रोसेस से है। इसका नाम कॉन्सेंट्रिक क्यों है, बिकॉज आपने दूध पे कॉन्सेंट्रेट करके दूध से जो बन रहा है ना, वो सब बना लिया। कॉन्सेंट्रेट किया दूध पे, कॉन्सेंट्रेट करके क्या निकला, दूध निकला, फिर दही निकल गया, छाछ निकली, पनीर निकला, आपने सब बना दिया, उसका जो पनीर बना दिया, वो है कॉन्सेंट्रिक। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोला? इसको बोलते कॉन्सेंट्रिक। अब दोस्तों इसमें क्या है ना, आप ध्यान से सुनेगा, ये जो है ना, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। अभी तक मैंने कितने बच्चे देखे, एक वर्टिकल देख लिया, और बोलो, एक वर्टिकल देखा, हॉरिजॉन्टल कौन सा? वर्टिकल के 2 बच्चे, एक बैकवर्ड बच्चा है, एक फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या, आप कुछ ऐसा करते हो जिससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है, जैसे अमूल ने काउज और बफेलोज खुद खरीदे। फॉरवर्ड में आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो गए, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर खुद खोल दिए, ट्रक से अपने खुद के ले ली, जैसे अमूल ने अपने खुद के स्टोर खरीद लिए। हॉरिजॉन्टल में हम कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा कि हम अपने बाजू वालों को एक्वायर कर ले,
एक्सपेंशन कैसे करेंगे भाई? मैं कौन हूं? सन फार्मा हूं, मेरे पास कुछ मेडिसिन है जो अच्छी नहीं है पर वो रैनबैक्सी के पास है, तो मैं खुद बनाने से अच्छा मैं उसको ही एक्वायर कर लेता हूं। फेसबुक को समझ में आया, व्हाट्सएप बहुत आगे जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया, ये भी सोशल मीडिया, एक्वायर। हाँ नहीं, वो इसका एग्जाम्पल। हॉरिजॉन्टल यानी कि आप भी सोशल मीडिया में, वो भी सोशल मीडिया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यू गेटिंग मी? कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? आप दूध से अनेक प्रकार की चीजें बना रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। या आप गन्ने से पहले से शुगर बना लेते हैं, अब दारू बना ले रहे, पेपर बना ले रहे, कॉन्ग्लोमेरेट की बात करेंगे। ये जो तीनों है ना, ये तीनों में एक्सपेंशन आपका भले ही नया होता है पर जिसके संबंध आपके ओल्ड से होते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट में इज ए कंप्लीटली अनरिलेटेड। कॉन्ग्लो में एक्सपेंशन होता है ऐसी चीजों से जिसके संबंध पुरानी वाली से नहीं होते। जैसे आप ऐसा कुछ कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल टेस्ला ने अब ले लिया ट्विटर। अब टेस्ला किस में है? वो कार बनाता, वो कुछ और स्पेस में कुछ कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सोशल मीडिया। कुछ संबंध है क्या? तो जब आप ऐसा कुछ करते हो जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं होता, उसको बोलते कॉन्ग्लो। यानी कि यू आर डूइंग समथिंग न्यू विच इज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विथ योर नो वन। जैसे एग्जांपल गोदरेज जो है, गोदरेज ताले बनाता था, ताले। अब गोदरेज अंडे बना रहा है, गोदरेज के अंडे। अब कोई ताले बना रहा है, कोई गोदरेज क्या कर रहा है? अंडे बना रहा है, तो कोई संबंध नहीं है। आईटीसी पहले सिगरेट बना रहा था, अब आईटीसी के कपड़े आ रहे हैं, आईटीसी के होटल आ रही है। जब आप ऐसा नोटबुक, जब ऐसी कुछ चीजें आप कर रहे हो जिससे आपके नए प्रोडक्ट का और पुराने का कोई संबंध नहीं है, पर आप ये तीनों को देखेंगे तो बड़ा संबंध लग रहा होगा। क्या संबंध है बताओ? वर्टिकल में बैकवर्ड फॉरवर्ड, इधर भी दूध उधर भी दूध। हॉरिजॉन्टल में मैं भी सोशल मीडिया, वो भी सोशल मीडिया। कॉन्सेंट्रिक जो भी बन रहा है सारी चीजें दूध से ही निकाल रहा हूं। यू गेटिंग मी? वैसे अब देखते हैं हम लोग एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी मर्जर्स की बात करेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको ये जो सारे पॉइंट है, इसका एक्विजिशन हेडिंग हटा रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट आपको मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कहते हैं दुनिया में 4 टाइप के मर्जर है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल कौन सेम है, हॉरिजॉन्टल सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक है, ये कोजेंट्रिक है, ये दोनों में यही डिफरेंस है बस। इधर कॉन्सेंट्रिक है, इधर कोजेंट्रिक है। ओके बताओ क्या है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक होता, कॉन्सेंट्रिक, कोजेनरिक, कॉन्ग्लो दोनों का सेम है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। इधर कोजेनरिक है, इधर कॉन्सेंट्रिक है। अब बात करेंगे वर्टिकल मर्जर क्या होता है। हमने देखो कॉन्सेप्ट वही है, इसमें भी बैकवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, पर अब की बार मर्जर होगा। हम ऐसे वाली के साथ मर्जर कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल में हमारी मदद करेंगे, और उसको कहते हैं बैकवर्ड मर्जर। जैसे एग्जांपल मैं बात करता हूं, हम लोग बात करते हैं उसकी डिज्ने एक चैनल है, कार्टून चैनल। पिक्सार नाम के लोग हैं जो कार्टून बनाते हैं। अब मैं कौन हूं? मैं कार्टून बताने वाला, वो कार्टून पिक्सार बनाने वाला। मैंने उसके साथ ही मेरा मर्जर कर लिया। मेरा रॉ मटेरियल कौन दे रहा था? पिक्सार। तो मतलब डिज्ने ने पिक्सार के साथ में जो मर्जर किया है उसको बैकवर्ड मर्जर कहेंगे। डिज्ने खुद कार्टून नहीं बनाता, कार्टून बनाता पिक्सार, बताता कौन? डिज्ने। वो बोला मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, एक काम करते तू और मैं साथ में आके कम नहीं, तो बोलते डिज्ने पिक्सार बना दिया, मर्जर हो गया। तो डिज्ने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? बैकवर्ड। और वही पिक्सार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? फॉरवर्ड। पिक्सार क्या बोल रहा होगा? मैंने उसके साथ मर्जर किया जो डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को हेल्प कर रहा है। तो डिज्ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकवर्ड है, पर पिक्सार के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज फॉरवर्ड है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है भाई? हम ऐसे वाली के साथ मर्जर कर रहे हैं जो मेरे जैसा है। जैसे कि मारुति सुजुकी। मारुति भी कार, सुजुकी अलग है, पता है ना, मारुति अलग है, सुजुकी। दोनों ने आके क्या किया? मर्जर किया। ये मर्जर कैसा मर्जर है? जब हम अपने कॉम्पिटिटर से ही मर्ज हो जाते हैं। फिर आप बोलेंगे सर सनफार्मा रैनबैक्सी ये मर्जर नहीं, इट वाज एन एक्विजिशन, इसलिए यहाँ पे नहीं आता। जब एक जैसे काम करने वाली कंपनियां साथ, सर आप फेसबुक व्हाट्सएप इधर क्यों लिए? क्योंकि वो एक्विजिशन था, वो मर्जर नहीं था। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? मर्जर। आप बताएंगे हॉरिजॉन्टल का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मारुति, वोडाफोन आइडिया, वीआई, वो भी टेलीकॉम, मैं भी टेलीकॉम, दोनों ऐसे ऐसे करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तीसरा कोजेनरिक। कम ऑन गाइस, कोजेनरिक बताएंगे क्या हो रहा है?
कम ऑन गाइस, को जनरिक एवरीबॉडी। सभी लोग अच्छे से ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ओके, आप बात करेंगे मित्रों, मैं क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो बच्चों। को जनरिक का मतलब बताइए, बताओ। को जनरिक मतलब क्या होता है? जैसे कोई सीए फर्म की बात करता हूं मैं। एक सीए फर्म थी जो डीटी का काम कर रही थी, फिर वो बोला यार ये काम मेरे को तो आईडीटी आता नहीं। फिर दूसरा सीए वाला तो बोले मैं तो आईडीटी कर रहा हूं। बोले मेरे पास जो डीटी के आते हैं, फिर वो आईडीटी नहीं तो इसलिए चले जाते। वो बोलता है यार मेरा भी वही हो रहा है। बोले एक काम करते, दोनों भी आके साथ में गुलगुल करेंगे। तो दोनों ने साथ में एक फर्म चालू करी। ये एक्स थी, वो वाई थी, एक डीटी का, दोनों ने एक्स वाई चालू करी। उसका नाम है को जनरिक। अच्छा, इसका नाम को जनरिक क्यों है? को जनरेट, मैं एक दूसरे को, यानी कि डीटी वाला आईडीटी वाले को कस्टमर दे रहा और आईडीटी वाले दोनों एक दूसरे के लिए जनरेट कर रहे हैं नए कस्टमर्स। वो सारे डीटी वाले बोलेगा भाई तब तक आईडीटी चाहिए ना, इससे ले, और आईडीटी वाला ये बोलेगा तेरे को डीटी चाहिए, इससे ले। ऐसा उसको बोलते हैं को जनरिक। समझ में आ रहा है? और कॉन्ग्लो यानी कि हम ऐसे वाली के साथ मर्जर कर रहे हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल टाटा स्काई। टाटा ने जब स्काई के साथ मर्ज किया था ना, आप जानते होंगे स्काई एक अलग कंपनी है, टाटा एक अलग कंपनी है। टाटा ने स्काई के साथ, अभी टाटा प्ले नाम हो गया उसका, टाटा स्काई मर्ज हुआ था। टाटा ने किसके साथ मर्ज किया था? नहीं, ऐसी कंपनी जिसके साथ में कभी भी टाटा तो D2H की बिजनेस था ही नहीं, ये डिश टीवी लाना टाटा का काम ही नहीं है। पर टाटा ने ऐसे धंधे में, टाटा क्या बना रहा? चाय पत्ती, टाटा क्या बना रहा? नमक, टाटा क्या बना रहा? स्टील, कार्स। तो टाटा का कोई भी D2H का बिजनेस नहीं था। तो अब टाटा ने क्या करा? ऐसे वाली के साथ मर्ज किया जिसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ तो भी। इसलिए बोलते हैं कॉन्ग्लो का मतलब होता है डिसजॉइंट, अनरिलेटेड। देखो ये तीनों जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, को जनरिक के जो मर्जर थे ना, आपको जो नया मर्जर कर रहे थे उसके कोई तो संबंध पुराने वाली के साथ थे। कॉन्ग्लोमेरेट में आपके संबंध जो नया प्रोडक्ट है और जो पुराने के साथ में कोई संबंध नहीं। एक बार चेक करें, वर्टिकल का एग्जांपल कौन सा लिया हमने मर्जर का? मैं भी कार्टून, तू भी कार्टून, दोनों। तो दोनों, नया प्रोडक्ट भी और पुराना जो हो रहा है वो कार्टून ही है। हॉरिजॉन्टल में क्या किया हमने? मैं भी कार, तू भी कार, दोनों भी कार, मारुति सुजुकी, दोनों कार। और को जनरिक में मैं भी सीए, तू भी सीए, तू डीटी, मैं आईडीटी, दोनों। तो दोनों क्या है? ये रिलेटेड लोग साथ में आ रहे हैं। यहां पे क्या है? टाटा इसका क्या संबंध है दोनों का? कुछ भी नहीं है, दोनों साथ में आ जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। एवरीबॉडी गॉट इट? उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अलायंस। जितना सर मर्जर और अलायंस में फर्क क्या है? मर्जर एक शादी जैसा है, अलायंस एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है। देखो बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। वैसे मर्जर यानी कि प्रॉपर मर्जर होता है। मर्जर यानी कि जब आप दो कंपनी जब साथ में आती है ना, तो आपको कंपनीज एक्ट से परमिशन लगती है। यहां पे 200 सेक्शन नंबर 230 ऑफ कंपनीज एक्ट लगता है, तब जाके मर्ज हो सकती है। अलायंस तो जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ पेपर, एक समझौता होता है। मतलब वो बहुत आसानी से ब्रेक भी हो सकता है। मर्जर का डीमर्जर करने के लिए भी आपको आरओसी, एनसीएलटी उनकी परमिशन लगती है। साथ में आने को भी, इसलिए जैसे शादी होने को भी परमिशन लगती, डाइवोर्स होने के लिए भी। ये मर्जर यानी एक बहुत बड़ा काम है। अलायंस तो आसानी से बदल सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी भी आसानी से बदल दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अलायंस के। अलायंस का एग्जांपल सबसे मैकडोनल्ड्स एंड कोका कोला। कोका कोला बिकती है मैकडोनल्ड्स में। ये कोई दोनों का मर्जर नहीं है। आप बोले कोक और वो साथ में है, वहां पे समझौता है कि मेरा कोक ही बेचना, पेप्सी मत बेचना बस। तो आपस में मैं तुझे 5 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर कुछ भी कमीशन दूंगा, पर मेरा जो कोक है वही बिकना चाहिए, तुम पेप्सी मत बेचना। फिर वो मैकडी बोलेगा ठीक है मैं बेचूंगा पर मुझे कुछ देना। बोले ठीक है। ये समझौता है, आपस में सेटिंग है, अलायंस है। जैसे बहुत सारी कॉफी जो है स्टारबक्स की, उन्होंने बहुत सारे एयरलाइन के साथ में उन्होंने टाइप किया है कि तुम्हारे एयरलाइन में स्टारबक्स की कॉफी बिकना चाहिए और किसी की नहीं बिकना चाहिए। तो वो क्या बोलेंगे, हम क्यों बिके भाई, तू कॉफी बेचना, तेरे को 10 रुपए पर कप देता हूं ना, पर तू मेरी बेच। तीसरी बात, KFC पेप्सी, KFC के अंदर पेप्सी बिकेगा, उनके दोनों का अलायंस। चौथा एग्जांपल, स्टारबक्स एंड टाटा। स्टारबक्स इंडिया का ब्रांड नहीं है, ये टाटा का तो इंडिया, स्टारबक्स को इंडिया में आना था, पर उसको समझा इंडिया मार्केट मेरे बस का नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है और विचलित है, अजीब सा मार्केट है, लोगों का टाटा के ऊपर भरोसा है। वो क्या बोले साहब मैं तो कर नहीं पाऊंगा। रतन टाटा बोले कोई बात नहीं, इधर
इंडिया में टेको स्टारबक्स चाहिए ना, 1 महीने के अंदर पूरे इंडिया में तो स्टारबक्स नहीं छा गया ना, फिर बोलते मेरा नाम रतन टाटा नहीं, क्योंकि रतन टाटा का नाम है, फेथ है। अब आता है ऊपर लिख के स्टारबक्स, नीचे आता है टाटा अलायंस, नाम है टाटा अलायंस। यानी कि वो मर्जर नहीं है, कंपनीज एक्ट में दोनों अलग है, स्टारबक्स अलग कंपनी, टाटा अलग कंपनी है। पर क्या होता है ना, दोनों ने एक दूसरे के फायदे के लिए, उसमें टाटा ने क्या बोला, मेरे क्या फायदा तो आएगा, तो बोले एक काम कर, मेरी जो कॉफी बीन्स है ना मेरे खेतों, मेरे पास में केरला में बहुत सारे खेत है, ऐसा रतन टाटा बोला, सारे हजारों एकड़ की खेतियां मेरी है, वहां से जो कॉफी बीन्स निकलेंगे वो तेरे पास दूंगा, और तुझे वर्ल्ड में भी जहां भी स्टारबक्स चलेगा मेरी ही कॉफी बीन यूज करना पड़ेगी। ओके बोला ऐसा, ठीक है। तो बोले उसके बदले में, बोले उसके बदले में तेरे इंडिया में हर जगह पे तेरी कॉफ़ी का स्टेशन मैं खोल गया था, मेरा नाम रतन टाटा, तो कितने खोलना है, बोले मेरे को 1000 स्टारबक्स खोलना है, खुल गई। रतन टाटा के पास में टाटा मोटर्स और क्रोमा के वजह से इतना उसका नेटवर्क बड़ा है, वो किसको भी बोलेगा तो खड़े खड़े फ्रेंचाइजी बिक जाती है उसकी। तो दोनों ने साथ में एक दूसरे का हेल्प करने के वास्ते, टाटा को ग्लोबल प्रेजेंस मिला, स्टारबक्स को इंडिया का प्रेजेंस मिला, तो क्या किया दोनों ने, मर्जर किया क्या? नहीं, ये मर्जर नहीं है। मर्जर में तो नाम दोनों के चेंज हो जाते हैं, जैसे शादी के नाम पे लड़की का सरनेम चेंज हो जाता है, गर्लफ्रेंड का सरनेम कभी चेंज होता है क्या? अब तो मैं उसका ही नाम लगाती है, वो शादी के बाद होता है। मर्जर में एक्चुअल में मारुति सुजुकी ब्रांड है, टाटा स्काई एक ब्रांड, दोनों का मर्ज होता है। क्या बोलते हैं अपना वो VI लिखा था, VI वोडाफोन आइडिया, नाम ही जुड़ जाते हैं। कभी आपने मैकडी के बाजू में देखा, मैकडी नीचे लिखा है कोका कोला, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक अलायंस है। ओके बालाजी, आप कॉन्सेंट्रेट करिए, टेंशन ना ले। आप थक रहे नहीं हो क्या सर? नहीं थक रहे, आप हो सामने तो आप बहुत आगे जाएंगे। बालाजी कह रहे हैं कि उसके में ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चलती है? पुणे में चलती है। ओके आगे आ जाइए। ओके सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप अलायंस समझ गए? कहाँ पे आपको ज़्यादा लॉ फॉलो करना पड़ेंगे? मर्जर में कौन सा इजी टू ब्रीच है? अलायंस में क्या है कि MOU बनाएंगे, एग्रीमेंट पेपर पे बस हो जाएगा, ना NCLT ना ROC कुछ नहीं। स्ट्रैटेजिक अलायंस के आप समझ गए होंगे, मैंने एग्जांपल दी है। मर्जर एक्विजिशन समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे रिट्रेंचमेंट। अभी चैप्टर 5 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। मरने के 3 स्टेप्स होते हैं, मरने के 3 स्टेप्स होते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो स्टेबिलिटी एक्सपेंशन होती है, एक तो जहाँ जैसे चल रही वैसे चलेगी, एक्सपेंशन करेगी। तीसरा है वो गिरने आएंगी, धीरे धीरे मरेगी। मरने के 3 स्टेप्स है। कौन से? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। इन तीनों का डिफरेंस क्या है? टर्न अराउंड, देखो बच्चों, जब आपकी जिंदगी में अशुभ संकेत आते हैं, अशुभ यानी कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब चल रहा है, यानी कि आपका सेल कम हो रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, आपकी कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आपके मैनेजमेंट में बहुत टॉप मैनेजमेंट के लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत फ्रॉड हो रहा है, लोग आपकी क्वालिटी से खुश नहीं, कॉम्पिटिटर्स की वाह हो रही है, यानी कि एक भी चीज आपके फेवर में नहीं, ऐसे समय पे कंपनी बंद नहीं करते, आप अपने आप को पहले टर्न अराउंड करते हैं। इतने सालों से आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, थोड़ी सी चीजें अशुभ हुई इसका मतलब नहीं कि कंपनी तुरंत बंद कर देगी। हम लोग क्या करेंगे? टर्न अराउंड करेंगे, यानी कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे ताकि कंपनी वापस आए, मरने की जरूरत ना पड़े। कभी भी देखो, कभी कोई इंसान बीमार होता ना, डायरेक्ट वो मर नहीं जाता। समझा क्या मैं क्या कर रहा हूं? अरे हम लोग का थोड़ा बीमार होता, थोड़ा हॉस्पिटल जाते हैं क्या? डायरेक्ट ICU और लगी ऊपर, थोड़ा सा उसके पहले भी कुछ होता है ना, मेडिसिन लेते, OPD में जाते, 1-2 बार दिखाते, ठीक हो जाते आप। तो वैसे होता है, ऐसा नहीं कि हर बार आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा ना, मरने का नहीं होता है। तो बोलते हैं मरने के 3 स्टेप्स है, धीरे धीरे इंसान मरता है। टर्न अराउंड में क्या करता है? जैसे एग्जाम्पल, रॉयल एनफील्ड 2006 में बहुत बुरे हाल थे, कंपनी बंद होने के कगार पे थी। तो उसके दादाजी ने बोला, सिद्धार्थ लाल के दादाजी थे, बोले बेटा आप कंपनी बंद कर देते। सिद्धार्थ लाल जी ने कहा उसके दादाजी को, ले पापा, दादा कंपनी बंद मत करो, आज भी इसका फैन फॉलोइंग अलग है, रॉयल एनफील्ड। बोले काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कंपनी को, आप लिक्विडेशन कर रहे हैं, मैं टर्न अराउंड कह रहा हूँ, मैंने MBA में पढ़ा, ऐसा वो बोला। तो बोलते बेटा ठीक है कोई बात नहीं, कर ले जो करना है, 1 साल का वक्त दे दे। तो अगर सब जगह पे घूमा, एक लोगों से मिला जो लोग रॉयल एनफील्ड चलाते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर रॉयल एनफील्ड लोगों को पसंद क्यों आती है और क्यों नहीं आती। फिर जब समझा तो समझ में आया कि आजकल लोग क्यों नहीं पसंद करें। बोले बहुत ज़्यादा इसका हेवी होता है, उसका बैकिंग बहुत जोर से चलता है, मशीन हेवी होता है, लड़के इसको पसंद नहीं करती, बहुत लोग तो डर जाते हैं इसको, कभी गिर गए तो मैं मर जाऊंगा, और उसका वायरिंग है,
उसका वेट है, तो तब जाके समझा लोगों को गाड़ी पसंद है, उसका रद्दड़ लुक पसंद है, पर उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम भी है। कभी कभी ठंड के दिनों में उसका ऑयल सीज हो जाता है, फिर गाड़ी चालू नहीं होती, तो उसके प्रॉब्लम को उसने समझा और फिर गाड़ी के इंजन को चेंज करा, स्टील के बदले एल्यूमिनियम डाला, डिजाइन चेंज करा, लाइट वेट करा, है ना। लेफ्ट साइड उसके जो गियर थे ना वो राइट साइड से थे, तो अब उसको वो भी कर दिया। तो ये सब किया टर्न अराउंड करके आज 2022 में ऐसी हालत है कि रॉयल एनफील्ड को आज वेटिंग पे चल रहा है। तो जब कंपनी बर्बाद होती है ना तो बंद नहीं होती, उसको रिवाइव करने के लिए जब कहते उसको टर्न अराउंड कहते हैं। आपने क्या किया, कंपनी को बंद किया क्या? नहीं किया, रिवाइव किया। तो और अगर मान लीजिए आप रिकवर करने के बाद भी अगर मान लो रॉयल एनफील्ड नहीं चल रही, इतना सब कुछ किया और फिर भी रॉयल एनफील्ड नहीं चल रही है, तो आप करेंगे आप डाइवेस्टमेंट। सर उसका मतलब क्या होता है? डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है यू आर स्टॉपिंग सम लॉस मेकिंग ब्रांचेस को आप बंद कर देते हो। आप कुछ लॉस मेकिंग ब्रांचेस को बंद कर देते हो, उसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे कि कोई जगह पे आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले किंगफिशर एयरलाइंस तो आज बंद हो गई, पर सबसे पहले जब उसका घाटा आया बहुत ज़्यादा तो उन्होंने टर्न अराउंड किया, एयर होस्टेस को कम किया, पायलट को कम किया, अपने फ्लाइट के रूट्स चेंज किए, जो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे 5 स्टार होटल में रुकते थे उनको 2 स्टार में रुकाया, खर्चे कम किए। ये होता है टर्न अराउंड। पर उससे भी किंगफिशर के लॉसेस कम नहीं हुए, बहुत लॉस में थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, उनके लॉस मेकिंग यूनिट्स को बंद कराया जहां पे बहुत, तो उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कराया, डोमेस्टिक फ्लाइट को चलने दिया। इसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में क्या करते हो आप, जहां जहां से बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे होंगे, लॉस मेकिंग ब्रांचेस, लॉस मेकिंग यूनिट्स को आप बंद करते हो। टर्न अराउंड में आप कुछ भी बंद नहीं, सिर्फ आप सुधारते हो जो है उसको और ठीक करते हो। उससे भी अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या करते हो, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है, लॉस मेकिंग को बंद कर दो। और उससे भी कंपनी अगर उभर कर नहीं आए तो एक ही रास्ता बचता है, वो है मौत। उसको बोलते हैं लास्ट रिसोर्ट, सुसाइड। और ये लास्ट रिसोर्ट है, ये लिक्विडेशन होना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत कम। जैसे अभी जेट एयरवेज का हो गया, किंगफिशर का हो गया, एक विशाल मेगा मार्ट हुआ करता था पहले, वो बंद हो गया, सुभिक्षा बंद हो गया, ये सारे लिक्विडेशन है। अभी वो वीडियोकॉन बंद हो गया। तो ये सब लिक्विडेशन नहीं, क्या बहुत अंतिम चीज। बहुत लोग यहां तक तो आते नहीं, यहां से रिवाइव, कुछ लोग यहां से रिवाइव कर लेते हैं, कुछ यहां से करते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं जो यहां तक इतना, मतलब कौन सा हौला आदमी जो इतने प्रयास करके भी उभर कर नहीं आ रहा, तो वही लोग लिक्विडेशन में जाते हैं। वरना सबसे पहले देखो, अशुभ संकेत तो टर्न अराउंड में दिखे आपको नहीं, सबसे पहले क्या दिखा आपको, सब अशुभ दिखा। तो आपने टर्न अराउंड के डिजाइन चेंज किया, गियर चेंज किया, ऑयल चेंज किया, लाइट सब किया रॉयल एनफील्ड, और रॉयल एनफील्ड वहां से ऊपर आ गया। और अगर रॉयल एनफील्ड इतना करके भी ऊपर नहीं आता तो हम लोग डाइवेस्टमेंट करते, लॉस मेकिंग यूनिट्स को बंद कर दे। फिर भी अगर रॉयल एनफील्ड और ऊपर नहीं आता तो हम रॉयल एनफील्ड को बंद कर दिए होते। पर ये नौबत नहीं आई ना, वो तो यहां से ही ऊपर आ गया। और किंगफिशर ने तो टर्न अराउंड करा, ऊपर नहीं आया, डाइवेस्टमेंट करा, ऊपर नहीं आया, तीसरे में तो पूरी किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई। तो मरने के 3 स्टेप कौन से? अरे बोलो बच्चों, पहले क्या करेंगे, टर्न अराउंड करेंगे, उससे सुधार जो डाइवेस्टमेंट करेंगे। फिर कुछ लोग बोलते सर डाइवेस्टमेंट में भी बंद हो रहा, लेकिन अरे डाइवेस्टमेंट में कुछ चीजें लॉस मेकिंग वाली, अरे लिक्विडेशन में तो पूरी कंपनी बंद है हमेशा के लिए, खत्म है। और लास्ट में पॉइंट आ गया कॉम्बिनेशन। बताओ 4 टाइप की स्ट्रेटेजी कौन सी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही कंपनी अलग, एक कंपनी जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए स्टेबिलिटी यूज करती है, किसी प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंशन यूज करती है, तो किसी के लिए रिट्रेंचमेंट भी यूज कर सकती है। जैसे एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री की बात करता हूं, रिलायंस पेट्रोलियम को स्टेबिलिटी में रखा है, पर रिलायंस जियो को और रिलायंस मार्ट को बहुत एक्सपेंशन पे लाया है। और रिट्रेंचमेंट, रिलायंस ने अपने रिलायंस फुटप्रिंट, या रिलायंस वो कौन सा था, रिलायंस फ्रेश जहां पे सब्जियां मिलती थी, उसको कम कर रहा है। देखो जब 2-3 चीजें होती, एक कंपनी रिलायंस कुछ को एक्सपैंड कर रहा है, कुछ को मार रहा है और कुछ को स्टेबिलिटी कर रहा है, उसको बोलेंगे रिलायंस कॉम्बिनेशन कर रहा है। अरे हर प्रोडक्ट के साथ में एक सुलूक नहीं कर सकते यार, सबको एक्सपेंशन, जो चल रहा नहीं उसको भी एक्सपेंशन करिए, ऐसा नहीं होता। आपको पता है जियो चल रहा है, एक्सपेंड करो, जियो मार्ट चल रहा है, एक्सपेंड करो। पेट्रोलियम में एक्सपेंड मत करो, क्योंकि वैसे भी अभी ईवी आने वाला है, उसको स्टेबिलिटी कर दिया। और जो चल रहा ही नहीं, रिलायंस फुटप्रिंट है, रिलायंस फ्रेश है,
जो जो खुले थे ना सेंटर उनको भी बंद कर रहे हो, तो उसको है, इसका मतलब एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के साथ में जब अलग अलग सुलूक करती है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसी के साथ में चैप्टर खत्म हुआ। बताएंगे बच्चों, 4 बच्चे होते हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। बताएंगे स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में जो कर रहा है वही करने दो, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। एक्सपेंशन मैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक्सपेंशन दिल मांगे मोर, एक्सपेंशन नया इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन रिस्की बहुत है, एक्सपेंशन आप रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस, आप बहुत वर्सेटाइल हो, आपको नई ब्रांचेस लाना है, आपको नए प्रोडक्ट लाना है, सेम ब्रांचेस सेम प्रोडक्ट जो कर वो सब स्टेबिलिटी है। एक्सपेंशन के 4 बच्चे, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस। इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज, एग्जांपल लेस, मार्केट पेनिट्रेशन। आपने एप्पल इंडिया में आ गया, हल्दीराम इंडिया के बाहर गया, ये सब मार्केट डेवलपमेंट है। और मारुति ने नई कार्स लाई, एमआई के नए फोन्स आए, ये सब है, या एचयूएल की नई सोप आई, ये सब प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, और यही मर्जर के भी यही नाम है, सिर्फ एक कोजेनरिक डालना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कौन लो, ये हो गया दोनों का डिफरेंस। वर्टिकल में बैकवर्ड फॉरवर्ड है, इसका एग्जांपल है अमूल ने गया दूध खुद बनाया तो बैकवर्ड, अमूल ने स्टोर खोल दी खुद के, फॉरवर्ड। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल, हमने अपने जैसी को एक्वायर किया, फेसबुक, व्हाट्सएप या रैनबैक्सी, सन फार्मा। कॉन्सेंट्रिक यानी कि आप उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके इतना कुछ और बना लेते हो, जैसे आपने गन्ने से शक्कर भी बना ली, गन्ने से दारू भी बना दी, गन्ने से आपने पेपर भी बना दिया, लाइक दैट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे टेस्ला, ट्विटर, जो आपके जैसे नहीं पर उसको भी एक्वायर कर रहे हो। और मर्जर में क्या हो रहा है बताओ, वर्टिकल में क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। आपने ऐसे वाले के साथ मर्जर किया जो आपके बैकवर्ड में, जैसे एग्जांपल पिक्सार के साथ में जब उसने डिज्नी ने किया वो तो बैकवर्ड है, और पिक्सार क्या कहता है मैंने फॉरवर्ड किया। और हॉरिजॉन्टल मर्जर कौन सा, वोडाफोन आइडिया, आप अपने कॉम्पिटिशन मर्ज करते हो, मारुति सुजुकी, ये आएगा यहाँ पे। कोजेनरिक, CAIDT वाला, CADT वाला, बोले दोनों मैं तुझे कस्टमर दूंगा तू मुझे दे। और ये जो है ना, ये तीनों रिलेटेड होते हैं। और ये चौथा जो था वो आप ऐसी वाले के साथ मर्ज कर रहे हो जो आपसे रिलेटेड नहीं है, एग्जांपल टाटा इसका है। और अलायंस यानी कि ये ना सेक्शन 230 है, ना यहाँ पे NCLT की परमिशन है, ना, ये सिर्फ एक समझौता है। जैसे एग्जांपल कोका कोला, मैकडी, पेप्सी, KFC, एग्जांपल कौन सा, और स्टारबक्स, बहुत सारी एयरलाइंस है। एक हमने गूगल लुक्सोटिका नाम का एक वो दिखा था क्लास के अंदर। ऐसे होता है जहां पे आप एक दूसरे को, जैसे स्टारबक्स और टाटा, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। ये कोई मर्जर नहीं है, वो अभी भी स्टारबक्स ही है, अभी भी टाटा ही है, दोनों का कोई शेयर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक दूसरे से फायदे करवा के लेते हैं। दोस्तों एक सवाल है, मरने के 3 स्टेप कौन से? पहले अशुभ संकेत दिखेंगे तो टर्न अराउंड करेंगे, उसके अशुभ संकेत मतलब क्या, सेल कम हो रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, सब प्रॉफिट कम हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके कस्टमर खुश नहीं है, सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, टर्न अराउंड करो। उससे भी कुछ नहीं हो रहा तो आप डाइवेस्टमेंट करोगे, यानी कि आप कुछ ब्रांचेस को बंद करोगे और लॉस में की, और उससे भी कुछ नहीं हो रहा, लास्ट में पूरी कंपनी बंद कर दोगे। कॉम्बिनेशन यानी कि एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, जैसे रिलायंस पेट्रोल के लिए कुछ अलग कर रहा है, स्टेबिलिटी कर रहा है, जियो के लिए, मार्ट के लिए एक्सपेंशन कर रहा है, फ्रेश को उसको बंद कर रहा है, यानी कि वन कंपनी हैविंग डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्बिनेशन। आई थिंक आज का ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हुआ है, और आज का लेक्चर भी हम लोग खत्म कर रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे। ओके दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। कल से हम लोग फिर से मिलेंगे यहाँ पे, कल हमारा होगा इकोनॉमिक्स, कल हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए मिलेंगे। इकोनॉमिक्स को भी ऐसे ही ऊपर लेके जाएंगे, बहुत ऊपर लेके जाएंगे। सो गाइज कल, आज हमारा क्या हुआ, EIS, आज SM हुआ, कल क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा, परसों वापस SM होगा, तो फिर EIS SM खत्म होंगे, फिर हम लोग FM और वो चालू करेंगे। ओके, डोंट वरी, एंड आई विल बी शेयरिंग यू द नोट्स ऑल्सो। और आपसे आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ के आना। ये चैप्टर को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, अगर आपको एग्जाम्पल भूल जाए तो मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पर भी आप वापस खोल के देखना, और ये सारे जो एग्जाम्पल लिखे हैं अपने नोट्स में नोटिंग कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। होमवर्क क्या है, यही होमवर्क है, आपको पूरा ये चैप्टर डिटेल में पढ़ के आना है, पूरा डिटेल में, और इसके ICSE के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके आना है। आज आपका होमवर्क है, आज आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, और ICSE के जितने भी आज तक के पेपर है उसको सॉल्व करना है, बस आपका काम खत्म हो गया आज के लिए।
चलो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। रिट्रेंचमेंट मतलब यानी जब खराब दिन आते हैं तो हम बंद करते हैं, उस समय क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून, हम लोग बहुत आगे जाएंगे, अच्छे से पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। ओके चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलेंगे लगभग 7:45 से 8 के बीच में। मेरा लेक्चर चलता है यहाँ पे सी एंटर का, जहाँ पे मैं FM पढ़ाता हूँ, वो 7:30 तक चलता है, कभी 7:45 हो जाती है, तो कभी आपका लेक्चर 7:45 से 8 के आसपास हम लोग रोज चालू करेंगे। अगर आपको मुझसे कम्युनिकेशन बरकरार रखना है तो आपको मेरे साथ में रहना है टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें आप, वहाँ से मेरा आपके साथ में कम्युनिकेशन होता रहेगा। ऑडिट के लेक्चर में अर्षद सर को बोलता हूँ तुरंत अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच। यस, अंकिता मैम का लेक्चर कब होगा वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, कल तक इन्फॉर्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, करवा दो।